हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में सह आचार्य के पद पर पदस्थापित हूँ। आज हम शुरुआत कर रहे हैं संसाधन भूगोल से। चूँकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन ही पढ़ाई की और एग्ज़ाम भी नहीं दिए, तो ज़्यादा आप लोग कितना समझ पाए हैं कॉलेज शिक्षा के बारे में, वो तो जब हम आपस में मिलेंगे उसके बाद ही बात होगी। लेकिन आप लोगों की पढ़ाई शुरू कर दी गई है और YouTube पर आपके चैनल YouTube चैनल पर हम आप लोगों के ये वीडियो डाल रहे हैं, तो आप लोग इनको देखें, सुने, समझें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हम लोगों से बात कीजिए। अब सेकेंड ईयर भूगोल में 2 पेपर आप लोगों के चलते हैं, एक मानव भूगोल और एक संसाधन भूगोल। पिछली बार भी मानव भूगोल के बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस मैंने डाले थे और इस बार मैं थोड़ा सा उनमें सुधार करते हुए अलग तरीके से डालने की कोशिश करूँगी। लेकिन इस बार मैं शुरुआत जो कर रही हूँ वो संसाधन भूगोल से कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार संसाधन भूगोल का कोर्स ऑफलाइन हुआ था, ज़्यादातर ऑनलाइन मानव भूगोल कंप्लीट हो गया था। तो अब इस बार हम पहले संसाधन भूगोल की पढ़ाई। संसाधन भूगोल में आप लोग संसाधन के बारे में, संसाधन कैसे बनते हैं, संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का अर्थ क्या है संसाधन भूगोल का, इन सब के बारे में बात करेंगे। आज ये पहला वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को संसाधन भूगोल के अर्थ के बारे में बता रही हूँ। संसाधन भूगोल में सबसे पहले संसाधन भूगोल का अर्थ। अब संसाधन भूगोल का जो अर्थ है, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि भूगोल एक व्यापक विज्ञान है, एक व्यापक विषय है, जिसके बारे में अलेक्जेंडर महोदय जो थे भूगोलवेत्ता, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा अनुशासन है जो क्षेत्रों या प्रदेशों के अर्थ में स्थानीय विभिन्नताओं के अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। यानी ये किस तरह का डिसिप्लिन है जो जितने भी अलग क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, वहाँ जितनी तरह की विभिन्नताएं उपलब्ध हैं, आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में वितरण अलग होते हैं, खनिजों का जो जमाव है वो अलग है, कृषि फसलें जो हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं, पहाड़ों की स्थिति अलग है, जल संसाधन की स्थिति अलग है। तो इन सभी स्थानीय विभिन्नताओं के अंतर्गत जो आपस में संबंध होता है, यानी सब अलग अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इन सब का विश्लेषण भूगोल विषय करता है। यहाँ मैं संसाधन भूगोल की नहीं, पूरे भूगोल की बात कर रही हूँ। अब पृथ्वी के धरातल पर जितने भी भौतिक और मानवीय और सांस्कृतिक वर्गों में जितने भी तत्व आते हैं उन सबको रखा जाता है। जैसे जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भौतिक तत्व। मानवीय तत्व हमारी जनसंख्या में आ जाता है और मानव और प्रकृति जो आपसी संबंधों के द्वारा सांस्कृतिक वातावरण क्रिएट करती है, उसको आप सांस्कृतिक वर्ग में रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भौतिक पक्ष का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में कर लेंगे और मानवीय पक्ष का अध्ययन हमारे मानव भूगोल में कर लिया जाएगा। अब अध्ययन और विश्लेषण की सुविधाएं जो हैं वो विशेषीकरण के आधार पर भूगोल की ये दोनों प्रधान शाखाएं बनी, पहले भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इन दोनों शाखाओं के अंतर्गत किया जाने लगा। अब जब मानव भूगोल पढ़ने लगे तो महसूस होने लगा कि मानव भूगोल में हमें आर्थिक क्रियाएं भी पढ़नी पड़ती हैं और उन आर्थिक क्रियाओं के लिए एक विषय अलग से होना चाहिए, क्योंकि सारी आर्थिक क्रियाओं को हम मानव भूगोल में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। तो मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा बनी आर्थिक भूगोल।
तो जब 80s से 90s वाला टाइम था, उस समय मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल को लगभग साथ ही पढ़ा गया और साथ ही पढ़ा जाता था। अब शाब्दिक अर्थ के अनुसार आर्थिक भूगोल यदि हम विश्लेषण करते हैं तो मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं तथा संसाधनों का जो अध्ययन होता है उस शाखा को आर्थिक भूगोल कहते हैं। अब इसका विषय क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक था, क्योंकि मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत जितनी भी कारक यानी विविध कारक, तत्व, अंतर संबंधों की विभिन्नता, सभी को आर्थिक भूगोल में सम्मिलित कर लिया गया। अब फिर जब और परेशानियां आई तो आर्थिक भूगोल को भी उपशाखाओं में विभाजित करना पड़ा। जब उपशाखाएं विकसित हुई तो उसमें संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, यातायात भूगोल इत्यादि शाखाओं का विकास किया गया। अब जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती गई और जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे संसाधनों के उपयोग, दुरुपयोग में वृद्धि होना एक तरह से अवश्यंभावी ही हो गया, यानी जो होना ही था। तो ये जो हमारे उत्पादक क्षमता को विक्षुब्ध करती है यह बात कि हमने सदुपयोग के साथ साथ संसाधनों का दुरुपयोग भी शुरू कर दिया था। अब हम ये भी जानते हैं कि विकास के लिए हमें संसाधनों का दोहन करना भी पड़ेगा, यानी प्राचीन समय से मानव अपने विकास के लिए संसाधनों का दोहन कर रहा है। और आर्थिक क्रियाओं में जो विविधताओं की वृद्धि लगातार हो रही है, उसमें लगातार संसाधनों का विदोहन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और विकास के बहुआयामी प्रकृति के महत्व पर भूगोलवेत्ताओं का ध्यान कुछ दशकों से आकर्षित हुआ कि उचित नियोजन होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उन्हें भविष्य के लिए बचाना चाहिए, जैसे वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु, इन सभी को संरक्षण की भी आवश्यकता महसूस की गई। और इनको संरक्षित करने की जब आवश्यकता महसूस की गई तो संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय करने शुरू किए गए। अब भूगोलवेत्ताओं में यह भी बोध जागा कि संसाधनों के अध्ययन को एक नया आयाम दिया जाए कि संसाधन भूगोल की लोकप्रियता में इस तरह से वृद्धि हुई कि संसाधनों का उपयोग के साथ साथ संरक्षण की बात भी की जाने लगी। विकासशील देशों में विशेष रूप से संसाधनों के विकास तथा नियोजन को महत्व दिया जाने लगा। यहाँ मैं आप लोगों को संसाधन भूगोल का अर्थ बता रही थी कि संसाधन भूगोल किसे कहा गया और संसाधन भूगोल की आवश्यकता मानव समुदाय को क्यों महसूस हुई। अब इससे अगले वीडियो में मैं आपको संसाधन भूगोल के अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई उसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।